Hi guys, welcome to Famala. So today we are gonna start with भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये इसको प्रेसिडेंट असेंट कब मिला था? 25 दिसंबर 2023 में मिला था और इन्फोर्स कब हुआ था? 1 जुलाई 24। ये 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया पे इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसने इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है और एक्ट नंबर क्या है? ये एक्ट नंबर 47 है। तो 74 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस और 47, 74 एंड 47, ठीक है। एक्ट नंबर इज 47। 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक डे पे 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया पे आया था, मतलब रिपब्लिक डे के 74 ईयर्स बाद। अब चैप्टर 1, तो इसका प्रियम्बल भी पहले देख लेते हैं क्योंकि प्रियम्बल से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इट्स एन एक्ट टू कंसोलिडेट मतलब इकट्ठा करना, एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। क्या प्रोवाइड करता है ये एक्ट? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइड करता है। तो ये क्या हुआ? रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइड करता है। तो ये रूल्स और प्रिंसिपल कौन सा लॉ प्रोवाइड करता है? सब्सटैंटिव लॉ कि प्रोसीजरल लॉ? प्रोसीजरल लॉ करता है। तो ये प्रोसीजरल लॉ है, ये चीज़ याद रखना ना। पार्ट 1 एंड चैप्टर 1। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है ये देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एप्लीकेबिलिटी इंटायर इंडिया पे है, हर पार्ट ऑफ इंडिया। पहले JNK एक्सेप्शन था पर अब वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। बट एक और चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है, इट अप्लाइज टू जनरल प्रोसीडिंग्स। जनरल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है। बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग, हर कोर्ट के सामने जो भी जनरल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है जिस भी कोर्ट के सामने, या फिर कोर्ट ऑफ मार्शल के सामने। कोर्ट ऑफ मार्शल मतलब आर्मी वाले कोर्ट्स जो होते हैं, पहले उनके अलग एक्ट्स होते थे, बट ये चीज़ यहाँ नहीं ऐड हुई है कि अब कोर्ट ऑफ मार्शल पे भी एविडेंस एक्ट ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही एप्लीकेबल रहेगा। पर किस चीज़ पे एप्लीकेबल नहीं है? तो ये चीज़ कई बार एग्ज़ाम में आ जाती है कि आर्बिट्रेटर पे और एफिडेविट पे एप्लीकेबल नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, एफिडेविट का तो सिंपल सा हो गया कि एफिडेविट में हम खुद लिख रहे हैं कि आई डिक्लेयर दैट दीज फैक्ट नंबर 1 to 5 आर ट्रू टू माई अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ऐसा पूरा एफिडेविट बनता है ना। कॉलेज टाइम में भी आपने एफिडेविट सबमिट किया होगा एंटी रैगिंग का। तो एफिडेविट वो होते हैं, उसमें एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोई एविडेंस के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। पर आर्बिट्रेशन में क्यों नहीं होते? क्योंकि देखो, आर्बिट्रेशन जो होता है ना, वो इनफॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती हैं। वो कोर्ट की टेक्निकलिटीज़ के को इंक्लूड नहीं करती है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में। क्यों कोर्ट की टेक्निकलिटीज़ नहीं इंक्लूड होती हैं? क्योंकि अगर ये सब इंक्लूड होगा, अगर ये भी फॉर्मल प्रोसीजर बन जाएगा आर्बिट्रेशन, तो इसमें भी जो इसका मोटिव है, मेन मोटिव स्पीडी ट्रायल का, वो मोटिव ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एविडेंस एक्ट एफिडेविट और आर्बिट्रेशन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अब डेफिनेशन क्लॉज पे आएंगे। तो डेफिनेशन कोर्ट की, पहले तो कोर्ट की डेफिनेशन किस में दी हुई है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एविडेंस कहाँ सबमिट करते हैं? कोर्ट में ही सबमिट करते हैं। तो इसको A नंबर दे दिया क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा फर्स्ट नंबर पे रहती है ना, तो इसलिए इसको A सबसेक्शन दे दिया है, ठीक है। तो कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड क्या क्या होते हैं? जजेस इंक्लूड होते हैं, मजिस्ट्रेट इंक्लूड होते हैं। जजेस और मजिस्ट्रेट में डिफरेंस, जजेस जनरली हायर अथॉरिटी के होते हैं क्रिमिनल लॉज में, और सिविल लॉज में मजिस्ट्रेट होते ही नहीं हैं।
तो ठीक है, जजेस और मजिस्ट्रेट में भी डिफरेंस होता है. एंड ऑल द पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस. यहाँ पर भी किसको एक्सक्लूड किया गया है? आर्बिट्रेटर को. कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी आर्बिट्रेटर एक्सक्लूड ही होगा उसमें, क्योंकि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स में कोर्ट एक्सक्लूड होते हैं. कोर्ट को रेफरेंस देना होता है ना आर्बिट्रेशन में, मैंडेटरी रेफरेंस, कि आर्बिट्रेशन के पास जाओ अगर कोई भी क्लॉज होता है. तो यहाँ क्यों हम आर्बिट्रेटर को इंक्लूड करें? नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी. तो आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होता. ठीक है, कोर्ट की डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड होता है? जजेस, मजिस्ट्रेट्स, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑथोराइज्ड है टू टेक एविडेंस. अब आपने किसी किसी एक्ट्स में ऐसा देखा होगा कि जैसे कंपनीज लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें जो इंस्पेक्टर और रजिस्ट्रार की जो पावर्स दी गई हैं इंस्पेक्शन की, तो उनको सीपीसी की पावर्स दी गई हैं कि प्रोड्यूस एग्जामिन पर्सन, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, और ये वो सारी पावर सीपीसी की दी हुई हैं. तो वो एविडेंस ले सकता है, उसको ये पावर दी हुई है. क्यों दी हुई है? लीगली ऑथोराइज्ड है वो लेने के लिए एविडेंस, है ना. स्टैट्यूटरी पावर दी हुई है उसे. तो उन पर्सन्स को भी हम कोर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे. तो ये हो गया ए. अब आएंगे हम सीधा इजी इजी डेफिनेशंस पहले कर लेते हैं. देखो, डी डॉक्यूमेंट. डी फॉर डॉक्यूमेंट. ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड या फिर रिकॉर्डेड, एक्सप्रेस्ड, डिस्क्राइब्ड, रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स और एनी अदर मीन्स. मतलब कुछ भी आपने एक्सप्रेस किया है, डिस्क्राइब किया है, रिकॉर्ड किया है किसी सब्सटेंस पे बाय लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स. कोई लिख के, फिगर बना के, या फिर कुछ मार्क करके. मैं अब डॉक्यूमेंट पे एक मार्क कर दूँ, मतलब मैं एक खाली पेपर पे ये मार्क कर दूँ. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? डॉक्यूमेंट हो गया. मैं इस खाली पेपर पे कुछ वर्ड्स लिख दूँ, एक्सप्रेस कर दूँ अपनी फीलिंग्स, तो ये क्या हो गया? डॉक्यूमेंट हो गया. मैं इस लेटर पे कोई फिगर बना दूँ या ऐसे 1 2 3 4 कुछ भी करके लिख दूँ, कोड लैंग्वेज मेरी, क्या हो गया? डॉक्यूमेंट हो गया. बाय मोर देन वन ऑफ द मीन्स, या तो एक मीन से या फिर सारे मीन्स मिला के, मतलब मैंने लेटर्स भी लिख दिए, फिगर्स भी लिख दिया, मार्क भी बना दिया, तो सब मीन्स भी मिला सकते हैं. इंटेंडेड टू बी यूज्ड. अब इसमें इंटेंशन होना चाहिए. टू बी यूज्ड विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर. जो मैं लिखना चाह रही हूँ ना, वो इंटेंशन होना चाहिए कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूँ, जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो ही मैं लिख रही हूँ. ठीक है. फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स, इसमें भी रिकॉर्डिंग हो सकती है. ठीक है. अब क्या जो स्टोन्स पे ड्राइंग लिखी होती है, आप मंदिर वगैरह गए होगे तो ड्राइंग बनी होती है एंशियंट पीरियड की, तो क्या वो भी डॉक्यूमेंट होता है? बिल्कुल, वो भी डॉक्यूमेंट होता है. इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी रिटन हो सकता है डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड हो सकता है जिसमें वर्ड्स प्रिंटेड हो, लिथोग्राफ्ट, फोटोग्राफ्स, ये सब हो सकता है. मैप हो सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट. कोई प्लान हो सकता है, आपने प्लानिंग प्लॉटिंग की कि मैं इधर से एंटर होऊंगा, इधर जाऊंगा, फिर ये भी डॉक्यूमेंट हो सकता है. कोई इंस्क्रिप्शन या मेटल प्लेट पे आपके घर का एड्रेस लिखा है, डॉक्यूमेंट है. स्टोन पे कुछ लिखा है, डॉक्यूमेंट है. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल, कैरिकेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल, सर्वर लॉग, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मैसेजेस, वेबसाइट, लोकेशनल एविडेंस. आप जो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजते हो वो भी डॉक्यूमेंट है. अब एविडेंस क्या होता है? एविडेंस मीन्स और इंक्लूड्स ई फॉर एविडेंस. ठीक है, जैसे डी फॉर डॉक्यूमेंट है.
इट इंक्लूड्स ऑल द स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो स्टेटमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर दिए गए हैं, जो कोर्ट ने परमिशन दी है, या तो विटनेस को परमिशन मिली है कि कोर्ट के सामने आके अपने स्टेटमेंट्स दे, ठीक है, इन रिलेशन टू द मैटर इन फैक्ट एंड इशू, उन स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं, ओरल एविडेंस बोलते हैं। कोई भी फैक्ट एंड इशू पे आके विटनेस दे रहा है कि बोल रहा है कि हाँ ये तो मैंने देखा था, ऐसा इसने मर्डर किया था या कुछ भी किया था, तो वो क्या हो गया, ओरल एविडेंस हो गया। देन ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोई भी, या तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आपकी चैट्स मान लो, या मेल्स मान लो, या सीसीटीवी फुटेज मान लो, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स, ये सब क्या हो गए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देन फैक्ट, फैक्ट मीन्स एफ फॉर फैक्ट, ठीक है, डी फॉर डॉक्यूमेंट, ई फॉर एविडेंस, एफ फॉर फैक्ट। फैक्ट मीन्स एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। कितनी सेंसेस होती है, 5 सेंसेस होती हैं अपनी। तो जो भी 5 सेंसेस अपनी केपेबल हैं किसी चीज़ को या स्टेट ऑफ थिंग को परसीव करने में, ठीक है, मुझे किसी ने ऐसे टच किया तो मेरा ब्रेन में वो मैसेज पहुंचता है, ठीक है, तो मैंने वो चीज़ क्या करी, परसीव करी। मुझे कहीं से स्मेल आई, कहीं डेड बॉडी है, मुझे स्मेल आई, तो मैंने वो परसीव करी, ठीक है। कोई भी एक चीज़ या स्टेट ऑफ थिंग्स या रिलेशन ऑफ थिंग्स जो कि मैं अपने सेंसेस से पता लगा सकती हूँ, तो वो क्या हो गया, फैक्ट हो गया। या फिर मैंने देखा है, मैंने किसी को टक्कर मारते हुए देखा है, तो वो क्या हो गया, मेरे सेंसेस हो गए, तो ये क्या है, फैक्ट है। एनी मेंटल कंडीशन ऑफ एनी पर्सन इज कॉन्शियस, अवेयरनेस है किसी पर्सन को किसी चीज़ की। कोई भी मेंटल कंडीशन मतलब साइकोलॉजिकल, सेंसेस की बात कर ली हमने, अब मेंटल कंडीशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी फैक्ट बन सकते हैं कि मेंजरिया जैसे है, कि उसका इंटेंशन था, उसने मुझे बताया था कि वो प्लान कर रहा है मारने का, इसका मर्डर करने का, वो क्या हो गया, मेंटल कंडीशन हो गई, वो भी एक फैक्ट है कि वो उसका तो इंटेंशन था, इनकी तो कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी, उसका तो इंटेंशन ही था ऐसा, ठीक है। अब इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं कि सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इन सर्टेन प्लेस, कि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सर्टेन ऑर्डर में अरेंज हैं सर्टेन प्लेस पे, वो फैक्ट्स होते हैं। पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज़ अ फैक्ट, कुछ सुना या देखा। एनी पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज़ अ फैक्ट। पर्सन होल्ड सर्टेन ओपिनियन, कि मुझे लगता है कि इसका इंटेंशन था, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, फैक्ट हो गया। कोई सर्टेन इंटेंशन है किसी का, एक्ट ऑफ गुड है, गुड फेथ, एक्ट ऑफ गुड फेथ है, फ्रॉडुलेंट एक्ट है, किसी ने किसी के साथ फ्रॉड किया है, ये भी फैक्ट हो गया। एक्ट ऑफ गुड फेथ है, अब फ्रॉड, देखो कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं, अब जी हम जैसे पढ़ेंगे, वो फैक्ट एंड इशू की बात करता है। जिस फैक्ट पे डिस्प्यूट हो, एक पार्टी बोल रही है हाँ हाँ ये ऐसा हुआ था, और दोनों पार्टीज अग्री कर रही हैं उस फैक्ट पे, तो वो डिस्प्यूट नहीं होता। पर एक पार्टी अग्री कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, तो वो फैक्ट एंड इशू हो जाता है। तो अब जैसे किसी ने किसी का मर्डर किया है, तो उसका इंटेंशन था इसका, तो ये क्या हो गया, वो सामने वाला तो ये बोलेगा नहीं मेरा इंटेंशन नहीं था, आप बोल रहे हो कि हाँ इसका इंटेंशन था, इसने प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखी थी, इसका तो झगड़ा भी था, तो ये क्या हो गया, फैक्ट एंड इशू हो गया कि उसका इंटेंशन था कि नहीं था, उसने कोई काम गुड फेथ में किया कि नहीं किया, तो ये क्या हो गया, फैक्ट एंड इशू हो गया। उसने फ्रॉड किया कि नहीं किया, फैक्ट एंड इशू हो गया, ठीक है। तो फैक्ट एंड इशू मीन्स, तो ये क्या हो गया, लेट मी रिफ्रेज इट। तो
अगर कोई भी पर्सन कोई सर्टेन ओपिनियन होल्ड करता है, या कोई भी पर्सन कोई इंटेंशन करता है, या गुड फेथ एक्ट करता है, फ्रॉडुलेंट एक्ट करता है, तो ये फैक्ट्स हो गए, ठीक है। पर अगर कोई पर्सन उस पर डिनाई कर रहा है, एक पार्टी बोल रही है कि उसका तो इंटेंशन था मर्डर करने का, फिर एक पार्टी बोल रही है कि उसका मतलब वो तो अपने आप को डिफेंड ही करेगा ना, अक्यूज तो अपने आप को डिफेंड करेगा, वो बोलेगा नहीं मेरा इंटेंशन नहीं था। पर दूसरी पार्टी बोल रही है उसके ऑपोजिट पार्टी की नहीं इसका तो इंटेंशन था, इसने तो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके रखी थी और इसका तो इसने झगड़ा भी था। तो ये क्या हो गया, फैक्ट एंड इशू हो गया कि उसका इंटेंशन था कि नहीं था, गुड फेथ में एक्ट उसने किया था कि नहीं किया था, उसने कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट किया कि नहीं किया। तो ये क्या हो गया, फैक्ट एंड इशू हो गया, जहाँ पर जो फैक्ट है उस पर क्वेश्चन मार्क है कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंड ऑफ राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, असर्टेड और डिनाइड इन सूट। या तो कोई असर्ट कर रहा है या कोई डिनाई कर रहा है किसी भी सूट में, तो वो राइट, लाइबिलिटी, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, उसका नेचर या डिसेबिलिटी है कि क्या नेचर है उस चीज़ का, तो ऐसे फैक्ट्स को कोई या तो असर्ट कर रहा है या डिनाई कर रहा है इन द सूट्स और प्रोसीडिंग्स, वो क्या होते हैं, फैक्ट एंड इशू होते हैं। अब एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, एनी कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी असर्टेड और डिनाइड इन द आंसर टू सच इशू इज अ फैक्ट एंड इशू। ये सिविल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है कि कोई भी कोर्ट रिकॉर्ड कर रहा है अगर कोई भी इशू ऑफ फैक्ट, ठीक है, या तो फैक्ट असर्ट किया गया है, बताया गया है, या डिनाई किया गया है इन आंसर टू सच इशू, मतलब कोई फैक्ट कोर्ट ने सामने रखा और किसी पार्टी ने या तो उसको हामी भर दी या डिनाई कर दिया, तो क्या हो गया, वो फैक्ट एंड इशू हो गया। अब इसके भी इलस्ट्रेशन दिए हैं, ए कॉज बीज मर्डर, intention to cause B's death, A has received great or sudden provocation, A at any time of doing the act which caused B's death was by reason of unsound mind, कि उसका unsound mind था कि नहीं था, sudden provocation था कि नहीं था, तो ये क्या हो गया, फैक्ट एंड इशू हो गया। फैक्ट एंड इशू की भी डेफिनेशन, फैक्ट एंड इशू की भी अब डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ते हैं मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम and conclusive proof, section 2b, section 2h and section 2l, ठीक है। conclusive proof, may presume एंड शैल प्रिज्यूम। तो कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, पहले ये समझेंगे कि मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम क्या होता है। अब यहाँ पर कोई भी इस अधिनियम में कहीं भी अगर लिखा होगा मे प्रिज्यूम, तो कोर्ट क्या उस फैक्ट को मानेगा कि या तो ये फैक्ट प्रूव्ड है, या अनलेस एंड अनटिल ये डिसप्रूव नहीं हो जाए, या फिर उसके प्रूफ मांग सकता है कि तुम बोल रहे हो ये फैक्ट है तो इसको तुम प्रूव करके दिखाओ। मतलब क्या ये चीज़ रिबर्टेबल हो गई। रिबर्टेबल का क्या मतलब होता है, एक चीज़ होता है रिबर्टेबल, एक होता है इररिवर्टेबल। इररिवर्टेबल, रिबर्टेबल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे कोई पार्टी बोल रही है आई अग्री और कोई पार्टी बोल रही है डिसअग्री, और उस चीज़ के लिए वो प्रूव कर रहे हैं, मतलब डिबेटेबल है ये चीज़, अभी तक ना प्रूव हुई है ना डिसप्रूव हुई है, ठीक है। तो ये मे प्रिज्यूम यही चीज़ होती है, या तो कोर्ट इसको प्रूव करने के लिए एविडेंस मान सकती है कि आप ये चीज़ बोल रहे हैं इसको प्रूव करके दिखाइए, तो कोर्ट मे प्रिज्यूम हो जाएगा वहाँ पर, जहाँ कोर्ट एविडेंस ले सकती है उसको प्रूव करवाने के लिए।
या कोर्ट मानेगी कि हाँ चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि ये हुआ है, अब दूसरी पार्टी को बोलेगी आप अगर आपको इसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्ट के लिए आप एविडेंस दीजिए मुझे, अगर आप इसका अदरवाइज बोल रहे हैं मतलब इसका कुछ ऑपोजिट बोल रहे हैं तो आप एविडेंस प्रोवाइड करिए उसका। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए क्या लगता है, एविडेंस लगता है। तो देखो अपन ने ये चीज़ भी पढ़ी होगी कभी कॉलेज टाइम में, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हमेशा क्या होता है, रिबटेबल होता है। मे प्रिज्यूम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ही होता है कि कोर्ट या तो ये चीज़ मानेगा या नहीं मानेगा। कोर्ट या तो ये मानेगा कि इसके पास जो चोरी की हुई चेन मिली है वो इस पर्सन की ही है या फिर इसने कहीं से चुराई है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो गई, रिबटेबल हो गया। सामने वाली पार्टी बोल रही है ये तो मेरी चेन है इसने मुझसे चुराई है, वो बोल रहा है नहीं जी ये मेरी चेन है मैंने खरीदी थी ये, ठीक है। क्या हो गया, ये मे प्रिज्यूम वाला फैक्ट हो गया। कोर्ट या तो इसका एविडेंस मंगवाएगा कि आप ये बोल रहे हैं कि ये चेन इसने चुराई है तो आप प्रूफ करके दिखाइए, या फिर दूसरी पार्टी बोल रही है ये चेन मैंने चुराई नहीं है तो उससे बोलेगा कि आप प्रूव करके दिखाइए, तो वो बोल देगा कि मैं बाहर था उस दिन तो मैं तो मिला ही नहीं, और ऐसे करके कोर्ट इसका प्रूफ मांगेगा। ये हो गया रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, दैट इज मे प्रिज्यूम, ठीक है। इसके मे प्रिज्यूम के आगे लिख लेना प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और रिबटेबल मे प्रिज्यूम होता है, ठीक है। मैंने इरिबर्टेबल मे प्रिज्यूम नहीं होता है, रिबर्टेबल इज मे प्रिज्यूम। और इरिबर्टेबल क्या होता है, जिस पे कोर्ट कोई प्रूफ नहीं मांगता है, मतलब जो कंक्लूसिव प्रूफ होता है ना वो इरिबर्टेबल होता है। सेक्शन 2B कंक्लूसिव प्रूफ आर इरिबर्टेबल, जिस पे कोर्ट मानती ही मानती है। अब जैसे सेक्शन 116 है इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो ये बोलता है कि एक हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर शादी के बाद वाइफ का, शादी उनकी वैलिड है हस्बैंड वाइफ की, ठीक है, शादी के बाद उनका अगर वाइफ का कोई भी बेबी होता है तो ऐसा माना जाएगा वो बेबी हस्बैंड का ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। कोई कोर्ट उस पर एविडेंस नहीं सुनती है, भली कोई भी कुछ भी बोल दे, हस्बैंड बोल दे कि हम लोग तो साथ में रह रहे हैं पर हम लोग साथ में कुछ हमारा फिजिकल रिलेशनशिप ही नहीं था, तब भी कोर्ट नहीं मानती है ये सब चीज़ें। ये कंक्लूसिव प्रूफ है कि अगर शादी वैलिड है तो उन दोनों का ही बच्चा है, वो हस्बैंड ही फादर हैं। पर इसका एक एक्सेप्शन भी होता है, राइट टू एक्सेस, वो हम 116 में ही पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये 116 है वो कंक्लूसिव प्रूफ होता है, इरिबर्टेबल होता है वो, ठीक है। सेक्शन 2B क्या बोलता है, कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है। जैसा अभी मैंने बताया कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, कोई भी पार्टी उसको चैलेंज नहीं कर सकती है और कोई भी पार्टी उसको डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं ला सकती है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 112 और BSA का सेक्शन 116 इज अबाउट कंक्लूसिव प्रूफ, और कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, सेक्शन 2B में। इट इज़ इरिबर्टेबल, कोई बहस नहीं हो सकती उस पर, कोई एविडेंस नहीं हो सकता। आप शैल प्रिज्यूम समझते हैं। शैल प्रिज्यूम क्या होता है कि कोर्ट ये चीज़ मानेगी ही मानेगी, पर ये चीज़ को कोई भी पार्टी चैलेंज कर सकती है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। Whenever it is directed by the अधिनियम that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved। कहीं अगर लिखा हुआ है कि shall prove, कोर्ट में shall presume, कोर्ट में shall presume लिखा है तो कोर्ट मानेगी ही मानेगी कि ये फैक्ट क्या है, ये फैक्ट प्रूव्ड है, ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, अनलेस एंड अनटिल पार्टी उसे चैलेंज ना कर दे, ठीक है। तो अब मस्ट मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम में क्या डिफरेंस है, देखो मे प्रिज्यूम में कोर्ट ज़रूरी नहीं है कि माने या ना माने, कोर्ट
ज़रूरी नहीं है कि उस फैक्ट को मानेगी ही ये प्रूव्ड है। कोर्ट क्या बोलेगी, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट की अपनी मर्जी है, या तो कोर्ट मानेगी उस फैक्ट को या नहीं मानेगी। तो मे प्रिज्यूम में कोर्ट की मर्जी है, मे प्रिज्यूम मतलब कोर्ट की मर्जी, कोर्ट माने या ना माने। पर शैल प्रिज्यूम में कोर्ट की मर्जी नहीं चलती है। शैल प्रिज्यूम में कोर्ट को मैंडेटरी मानना पड़ता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, पर पार्टी चैलेंज कर सकती है इसमें। अगर कोई चीज़ कोई फैक्ट मान रहा है कोर्ट ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और पार्टी प्रूव कर देती है ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या हो जाएगा, शैल प्रिज्यूम की डेफिनेशन ये बोलती है कि कोर्ट तो मानेगी कि ये फैक्ट प्रूव होता है, ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, अनलेस एंड अनटिल, जब तक दूसरी पार्टी उसे डिसप्रूव ना कर दे। और मे प्रिज्यूम में कोर्ट की मर्जी है मानना या ना मानना, और पार्टी भी चैलेंज कर सकती है प्रूव करके। और कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन क्या बोलती है 2B में, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी कंक्लूसिव प्रूफ, सेक्शन 116 of BSA, of proof on one fact, the other fact shall not other fact be also proved। मतलब एक अगर फैक्ट प्रूव हो गया, अब हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो ये प्रूव हो गया कि शादी इन दोनों की वैलिड थी, तो ये माना जाएगा कि वो जो बच्चा पैदा हुआ है ना उसका फादर हस्बैंड ही है। अगर ये मान लेंगे कि शादी वैलिड है तो ये भी मान लिया जाएगा कि हस्बैंड का ही बेबी है वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक फैक्ट को प्रूव करने से दूसरा फैक्ट प्रूव माना जाएगा और उस पर कोई एविडेंस अलाउ नहीं करेगी कोर्ट। नो एविडेंस शैल बी अलाउड, कोर्ट कान बंद कर लेगी, अब मैं सुनूंगा ही नहीं। तो ये होता है कंक्लूसिव प्रूफ, इस पे कोई पार्टी चैलेंज नहीं कर सकती है। मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम में चैलेंज हो सकता है। कंक्लूसिव प्रूफ इज ऑल्सो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब देखो हमने अभी एविडेंस के हमने सेक्शन 2E कहाँ गया, एविडेंस पढ़ा था हमने अभी, ठीक है, कि एविडेंस कौन से होता है, इसमें क्या दिया हुआ है, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। पर वो जो चाकू मिलता है जिससे मर्डर हुआ था, वो वेपन मिलता है मर्डर वेपन, वो क्या होता है, वो कौन सा एविडेंस आएगा, ना वो डॉक्यूमेंट्री होता है ना वो ओरल होता है, तो वो होता है रियल एविडेंस। तो देखो और भी टाइप्स के एविडेंस होते हैं, जैसे रियल एविडेंस हो गया, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो गया, डायरेक्ट एविडेंस होता है, हियर से एविडेंस होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। तो ये सारे टाइप्स के भी एविडेंसेस होते हैं। अब देखो हमने मोस्टली सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट पढ़ ली। अब होता है डिसप्रूव्ड और प्रूव्ड। डिसप्रूव्ड और प्रूव्ड क्या होता है, डिसप्रूव दिया हुआ है सेक्शन 2C में, ठीक है, और प्रूव्ड दिया हुआ है सेक्शन 2J में, ठीक है। तो CJ डिसप्रूव्ड और प्रूव्ड, चीफ जस्टिस, ठीक है, इससे याद रखना, CJ डिसप्रूव्ड एंड प्रूव्ड, ठीक है। तो डिसप्रूव्ड क्या होता है कि कोई ऐसा फैक्ट कि कोर्ट अगर समझता है, कोर्ट ये मानता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये डिसप्रूव की डेफिनेशन है। अगर कोई फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या देख के मानता है, या तो मैटर, पूरा कोर्ट के सामने जो मैटर प्रेजेंट हुआ है वो देख के ये मानता है कि ऐसा तो हुआ ही नहीं था, या फिर उस फैक्ट का नॉन एग्जिस्टेंस इतना प्रोबेबल है कि एक प्रूडेंट मैन उस सर्कमस्टांसेस को मानेगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मान लो अगर किसी ने किसी पे केस किया, ए ने बी पे केस किया कि इसने मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर किया, इसने बहुत तेज़ स्पीड में कार चला के मुझे जानबूझ के बहुत स्पीड में टक्कर मारी और मेरे बहुत तेज़ चोट लग गई, पर उसकी कंडीशन देख के उसे लग ही नहीं रहा था, मतलब कोई चोट स्क्रैच भी नहीं आया हुआ, तो कोई भी प्रोबेबल मैन मानेगा, कोई भी मतलब प्रूडेंट मैन इस चीज़ को मानेगा, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं मानेगा ना। तो ये क्या हो गया, डिसप्रूव हो गया, क्योंकि उसकी ऐसी कंडीशन ही नहीं थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिसप्रूव्ड। तो सी की डेफिनेशन हो गई। अब चलते हैं जे।
फैक्ट एंड इशू मे प्रिज्यूम नॉट, हाँ ये रहा, प्रूव्ड, प्रूव्ड, इट इज सेड टू बी प्रूव्ड, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, वही मतलब डिसप्रूव का उल्टा कर दो जस्ट, कि कोई भी मैटर देख के अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करता है या फिर इसकी एग्जिस्टेंस इतनी प्रोबेबल है कि कोई भी प्रूडेंट मैन, कोई भी समझदार आदमी यही मानेगा कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब जैसे फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, ठीक है, दिल्ली में पोल्यूशन है, ठीक है, दिल्ली में पोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये प्रूफ्ड फैक्ट है, पर वो क्यों एग्जिस्ट करता है, तो कोई भी प्रूडेंट मैन क्या उसे क्या लगेगा कि जो ये फैक्ट्रीज़ है ना, ये जो धुआं रिलीज़ करती हैं, इसकी वजह से मेजरली इसकी वजह से पोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रूफ्ड फैक्ट हो गया, ठीक है। अब रिलेवेंट क्या होता है, रिलेवेंट क्या होता है, कोई भी अगर फैक्ट एक दूसरे से रिलेवेंट है, किसी और फैक्ट से रिलेवेंट है, मान लो ए ने बी को, ए और बी की बहुत तेज़ लड़ाई हो गई, ठीक है, जहाँ भी वो मिलते हैं लड़ लेते हैं, एक दिन क्या हुआ, बी का मर्डर हो गया, ठीक है, बहुत उसे उसके पूरी बॉडी पे चोट थी, मर्डर हो गया, तो ए का उससे हमेशा लड़ना, क्या ये एक रिलेवेंट फैक्ट हुआ, बिल्कुल हुआ, हमेशा उससे लड़ता था, तो पहला शक बी का और कोई दुश्मन ही नहीं था, तो पहला शक कहाँ जाएगा, ए पे जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक रिलेवेंट फैक्ट हो गया कि हाँ ए भी तो उससे लड़ता था हमेशा, तो हो सकता है वही रीज़न हो, तो फैमिली मेम्बर्स उसके क्या बोलेंगे, वही रीज़न होगा ना, यही मानेंगे। अब आई क्या बोलता है, नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन नीदर इट इज प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड, या तो किसी ने उसे प्रूव नहीं किया या डिसप्रूव नहीं किया, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट प्रूव्ड बोलेंगे। डिसप्रूव मतलब ये चीज़ तो मान लिया जाएगा कि एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो ठीक है, तो नॉट प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड में कंफ्यूज मत हो जाना। नॉट प्रूव्ड मतलब ये फैक्ट अभी अभी प्रूव ही नहीं हुआ है, ना ही प्रूव हुआ है ना डिसप्रूव हुआ है, मतलब इस पर अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है। मान लो ये फैक्ट एंड इशू है कि ए ने बी का मर्डर किया कि नहीं किया, तो अभी तक ये जब तक प्रूव नहीं हो जाता तो तब तक क्या मानेगा, या फिर डिसप्रूव नहीं हो जाता, जब तक उस पर कार्रवाई चल रही है ए पे, तो क्या माना जाएगा कि इट इज़ नॉट प्रूव दैट ए हैज़ मर्डर्ड बी। पर अगर ये मान लिया गया, अगर कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया ए को और बोला कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जैसे आरुषि तलवार का केस था, ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कर दिया, एक्विट कर दिया उसके पेरेंट्स को कि कोई लैक ऑफ एविडेंस की वजह से एक्विट कर दिया गया है, तो ये क्या हो गया, डिसप्रूव हो गया, है ना, कि उन्होंने नहीं किया। कोर्ट अगर किसी को एक्विट कर देती तो डिसप्रूव हो जाता है, हालांकि अगर कोई आगे सर्कमस्टांसेस आता है, कोई चैलेंज कर लेता है उसको, या कोई एविडेंस आता है, तो फिर वापस बुलवा सकते हैं उसे। तो एक जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ कि डिसप्रूव क्या होता है और नॉट प्रूव्ड में क्या डिफरेंस है। डिसप्रूव मतलब ये फैक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब आरुषि तलवार के केस से एक और एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे आरुषि तलवार की बॉडी पहले मिली है ना, उसका जो सर्वेंट था उसकी बाद में मिली, तो जब तक सर्वेंट की बॉडी नहीं मिली, क्या चीज़ मानी जा रही थी कि सर्वेंट ने ही हो सकता है मर्डर किया हो, तो ये क्या था, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ था, ये एक नॉट प्रूव्ड फैक्ट था कि उसने मर्डर किया है कि नहीं किया है, तो ये चीज़ ना ही प्रूव हुई थी ना ही डिसप्रूव हुई थी। जैसे ही उसकी बॉडी मिल गई सर्वेंट की भी, अब ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल ही मतलब कोई भी प्रूडेंट मैन, कोई भी समझदार आदमी या कोई भी साउंड माइंड वाला आदमी यही मानेगा ना कि वो तो खुद उसकी डेथ हो गई, तो वो कैसे मर्डर कर सकता है, ठीक है, तो ये फैक्ट फिर डिसप्रूव हो गया। So this was it for today. We'll start with part 2 in our next video.